हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन चौरासी इस टॉपर बैच में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे सेशन 22 to 25 इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 6 के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये हमारा टॉपर बैच का एक आपको ये प्रीपेड क्लास है, लेकिन फिर भी आपको हम फ्री में एक क्लास दे रहे हैं ताकि आप लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें और आप इस क्लास को परचेज भी कर सकें, क्योंकि आपको जहां ये ऑल इन चौरासी पर जो आपको बैच प्रोवाइड कराया जाएगा यानी टॉपर बैच, वो आपको यूट्यूब पे या कहीं भी आपको इतना अच्छा तरीका से आपको कहीं भी नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक बैच को परचेज नहीं किया है तो आप परचेज कर सकते हैं। कोई आपका फीस 1000 या 500 रुपया नहीं रखा गया है, मात्र आपको 249 रुपया रखा गया है, जो मामूली फी है जो हर एक बच्चा ये पे कर सकता है। इसलिए 249 रुपये ही इसको फी को रखा गया है। क्यों रखा गया है? ताकि सारे बच्चे को ये परचेज करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो और अपनी तैयारी है वो अच्छा नहीं बल्कि काफ़ी ही बेहतरीन बना सकें। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या वीडियो में हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 6 के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, बी पार्ट 3 का कॉपी लिखते समय क्या क्या गलतियां करते हैं उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रश्न उत्तर को याद कैसे करें, ये सारे काफ़ी बच्चों का ये प्रश्न रहता है ना। उसके बाद 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे तथा इस ट्रिक को अपनाओ एंड फुल मार्क्स पाओ। तो वीडियो काफ़ी ही मजेदार तथा धांसू होने वाला है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जो नए बच्चे हैं, जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो तो जानते ही हैं ऑल इन 84 जो प्रश्न बताता है वो 10 का 10 एग्जाम में लड़ता ही एकदम श्योर है। 10 अगर प्रश्न हम बता रहे हैं तो एग्जाम में आपको 8 से 9 प्रश्न एग्जाम में 100% आते ही आते हैं। ऐसा भी हुआ है कि एक बार में हम 10 क्वेश्चन बताएं तो 10 भी क्वेश्चन सेम टू सेम हुआ लड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमसे क्या कह रहा है? पहला जो हमारा प्रश्न ये रहा, ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है कि सोवियत संघ की नई आर्थिक नीति की उपलब्धियों और असफलताओं का वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना है जो सोवियत संघ की जो नई आर्थिक नीति थी उसकी क्या उपलब्धियां थी, और जब उपलब्धियां थी तो ये असफलता क्यों प्राप्त हुआ उसके बारे में आपको बताना है। आपको सबसे पहले ये आपको दिख गया, ये एक प्रकार का टाइप का क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही नहीं है ये टॉपर बैच। उसके बाद देखते हैं आपको एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन, ये एक ही क्वेश्चन है लेकिन आपको देखिएगा आगे कि कितना प्रकार से घुमा के एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है और आप वहाँ एकदम बोल रहे हैं ना, आप एकदम फंस जाते हैं वहाँ पे। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी दे सकता है कि सोवियत रूस के द्वारा अपनाई गई नवीन आर्थिक नीति की मूलभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इसकी सफलताओं की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम ही है, लेकिन आपको इसमें देखने को बहुत सारा अंतर मिल सकता है। ठीक है, और वहीं एग्जामिनर चाहता है कि क्वेश्चन हम इस प्रकार से सेट करें कि ताकि बच्चे वो फंस जाए। लेकिन आप तो टॉपर बैच लिए हुए हैं, है ना, तो आपको थोड़ा सा भी एग्जाम में बोले ना कठिनाइयों का सामना एकदम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अभी फिलहाल अभी तो बीए पार्ट 3 का रिजल्ट आया है तो काफ़ी बच्चों का बेहतरीन रिजल्ट आया था। एक्चुअली उनका कारण क्या था कि उन्होंने फिर भी बहुत अच्छा, हम कह सकते हैं कि जितने भी बच्चे हमसे पढ़े सारे फर्स्ट डिवीज़न आए। टॉप उतना बच्चा जितना पढ़े उतना टॉप नहीं कर पाए। कारण क्या था कि उन्होंने बीए पार्ट 1 और बीए पार्ट 2 में सारे बच्चे सेकेंड डिवीज़न थर्ड डिवीज़न ला के बैठे हुए थे। ठीक है, इसलिए वो टॉप नहीं कर सके। फिर भी सारे बच्चे को अगर औसत निकाला जाए, एवरेज निकाला जाए, तो सारे बच्चे जो हमसे पढ़े थे उनका 65+ % उनका नंबर रहा, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न सारे बच्चे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी दिया था, दे सकता है कि सोवियत संघ में लेनिन के द्वारा अपनाई गई नवीन आर्थिक नीति की व्याख्या करें, प्रमुख विशेषताओं के बारे में भी आपको बताना होगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि आप पढ़े हैं कि सोवियत संघ के बारे में बताना था, लेकिन यहाँ पर लेनिन के द्वारा अपनाई गई जो नवीन आर्थिक नीति थी उसके बारे में भी आपको बताना है। क्वेश्चन एक ही है लेकिन आप देख सकते हैं कितना प्रकार से घुमाया गया है। या फिर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सोवियत रूस में नवीन आर्थिक नीति की सफलताओं एवं विफलता का वर्णन कीजिए। तो एक ही क्वेश्चन को आप देख सकते हैं ये कितने प्रकार से घुमा के पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। 1 मिनट, एक प्रकार हुआ, 2 प्रकार हुआ, 3 प्रकार हुआ, उसके बाद यहाँ पे 4 प्रकार, यानी एक क्वेश्चन को आपको 4 प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, और बहुत तरीका से पूछा जा सकता है, लेकिन ये 4 तरीका जो है काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। और तरीका जो पूछता है वो आपको ऑलरेडी हमने बता ही देते हैं, जो आपका टॉपर बैच में है उसको हम जिक्र करते ही हैं कैसे पूछा जाता है ना। तो अभी तक जो बच्चे टॉपर बैच को अगर परचेज नहीं किए हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ नंबर मिला होगा आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन को समझा उसी प्रकार से हम इसका आंसर भी हम फटाफट हम देख लेते हैं, जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका आंसर हम देख लेते हैं। गृह युद्ध की समाप्ति पर सोवियत सरकार ने असमारिक साम्यवाद की नीति
का परित्याग करते हुए मिश्रित आर्थिक नीति का अनुसरण किया। यानी कहने का अर्थ है कि जब गृह युद्ध समाप्त हुआ सोवियत सरकार के साथ, ठीक है, तो वो उस वक्त जो था वो साम्यवाद नीति अपनाई थी। लेकिन ये जब गृह युद्ध समाप्त होता है तो वो कौन सा नीति अपना लेती है, तो वो अपना लेती है मिश्रित आर्थिक नीति। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे आखिर ये मिश्रित आर्थिक नीति क्या है, इसके क्या फायदा है, क्या इसके नुकसान है और इसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, जिसे आर्थिक इतिहासकार नवीन आर्थिक नीति की संज्ञा देते हैं। जो यानी जो आर्थिक इतिहासकार है वो इस मिश्रित आर्थिक नीति को क्या कहते हैं, वो कहते हैं नवीन आर्थिक नीति को वो संज्ञा देते हैं, यानी वो नाम से वो पुकारते हैं। कौन, तो वो इतिहासकार। ठीक है, इसमें 3 बातों पर बल दिया गया। पहला जो है प्रत्येक कीमत पर उत्पादन की मात्रा बढ़ाना, दूसरा जो है राजनीतिक संकट से बचाव अर्थात किसानों और मजदूरों के आपसी संबंधों में सुधार, तथा तीसरा जो है हमारा राष्ट्रीय स्नायु मंडल के प्रमुख केंद्रों को हाथ में रखते हुए उनके द्वारा उत्पन्न नई पूंजीवादी शक्तियों का राज्य के अधिकतम कल्याण के लिए प्रयोग में लाया गया। ठीक है, उसके बाद सोवियत सरकार की नवीन आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार की थी। यानी जो ये अपनाई हुई थी नई मिश्रित आर्थिक नीति, उसके द्वारा क्या होता है, उसके कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए जिस प्रकार से आपको हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, उसी प्रकार आपको एग्जाम में भी लिखना है टॉपिक्स वाइज टॉपिक। ठीक, मेरा पहला जो टॉपिक है अनिवार्य अधिग्रहण नीति का परित्याग। यानी जो अनिवार्य अधिग्रहण नीति क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, उसके बाद इसका परित्याग करना क्यों आवश्यक था उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अनिवार्य अधिग्रहण नीति का परित्याग। सोवियत सरकार ने अनिवार्य अधिग्रहण नीति का परित्याग कर दिया तथा उसके स्थान पर कृषि कर लगाया, जिसका भुगतान अनाज के रूप में करना पड़ता था। कृषि कर का निर्धारण करते समय जोत के आकार के साथ साथ कृषक परिवार के आकार का भी ध्यान रखा जाता था। यानी कहने का अर्थ है जो उनसे टैक्स लिया जाता था, यानी किसानों से टैक्स जो लिया जाता था, तो वो टैक्स उस आधार पर लिया जाता था कि वो किसान उतना दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। जैसे मान लीजिए कोई किसान के पास 1 कट्ठा ज़मीन है, ठीक है, और 1 कट्ठा में उसको सपोज दैट मान लीजिए कि उसके यहाँ 50 kg अनाज उग रहा है, यानी कोई धान हो या फिर गेहूँ है, गेहूँ वो उपज रहा है, और उसका जो परिवार है वो उस व्यक्ति का परिवार में 10 व्यक्ति हैं, तो उस प्रकार से परिवार का जो अगर टैक्स लेना है तो काफ़ी कम मात्रा में, यानी आप कह सकते हैं कि उनसे टैक्स आप कितना मुश्किल से आप आधा केजी आप लीजिएगा। ठीक है, और जिनका जैसे मान लीजिए कि कोई अगर मान लीजिए कि उनका परिवार, कहने का अर्थ है कि परिवार मान लीजिए उनका 2 आदमी है, ठीक है, और उनके पास उपज कितना रहा है 100 kg, ठीक है, तो 100 kg अगर उपज रहा है तो उनसे कितना टैक्स लिया जाएगा, तो उनसे जो है 2 kg यानी 2 kg ये टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, 2 kg इनसे टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, यानी परिवार को ध्यान में रखते हुए उनसे टैक्स लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यार जो मान लीजिए 10 आदमी परिवार है तो आप भी 2 kg दीजिए और जो 2 आदमी है वो भी 2 kg दीजिए, ऐसा उनका नीति नहीं था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, ये समझ गए। उसके बाद कर का भुगतान करने के बाद किसान के पास जो अनाज बचता था उसे खुले बाजार में बेचा जा सकता था। यानी कहने का अर्थ है कि अगर मान लीजिए उपज, जैसे मान लीजिए आपके पास 50 kg है और आपको आधा किलो सरकार को देना है, और गलती से आपके पास सपोज दैट मान लीजिए गलती से क्या अगर बच जा रहा है 5 kg, तो आप उस अनाज को आप बेच भी सकते हैं खुली बाजार में और उसका अच्छा भाव भी आपको मिलेगा। ठीक है, यही कह रहा है। उसके बाद देखते हैं नई आर्थिक नीति के अंतर्गत किसानों को सामुदायिक तथा पारिवारिक कृषि पद्धतियों में से किसी एक को चुनने का अधिकार दिया गया। किसानों का उनकी भूमि पर अधिकार स्वीकार किया गया तथा अनाज के व्यापार पर से सरकारी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी कहने का अर्थ है कि पहले जो था वो कहते थे आप कृषि कीजिए, लेकिन ये जो आपका जो ज़मीन है वो आपका जो है वो सरकारी ज़मीन है। ठीक है, यानी ये आपका ज़मीन नहीं है, ये सरकारी आपका ये ज़मीन है। लेकिन बाद में जो ये नियम जो परिवर्तन हुआ था, ठीक है, तो उस नियम के अंतर्गत ये कह दिया गया कि ये आपका साथ में आपका ये ज़मीन भी है और आप इसे अच्छा तरीक़ा से आप इस पर कृषि कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का अगर ज़मीन है और आपको कह दिया जाए कि अगर फ्री में आपको ज़मीन मिल जा रहा है और बोला जाए कि आप इसे अच्छा नहीं बल्कि बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आप कृषि कीजिए ताकि इस पर फसल अच्छा से उगे और ये आपका पूर्ण रूप से आपका ज़मीन है, तो उस ज़मीन को आप देखभाल अच्छा तरीक़ा से कीजिएगा और उसका जो फसल भी होगा पहले से काफ़ी अधिक मात्रा में होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है कि ये मेरा ज़मीन है, तो उसको अच्छा तरीक़ा से हम उपज यानी उपजवा हम करें। ठीक है,
आगे अब हम देखते हैं, शुरू में कृषि कर प्रतिगामी प्राकृति का था। अब सबसे पहले हम जानेंगे प्रतिगामी प्राकृति कर क्या था। ठीक है, आप इसको एक या दो बार पेंसिल या कलम आप लेके बैठे हुए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप या फिर प्रतिगामी प्रकृति का कर आप इसे एक दो बार तीन बार लिख लीजिए, या फिर आप पेन अगर कॉपी उपलब्ध नहीं है आपके पास तो कमेंट बॉक्स में जाके आप प्रतिगामी प्रकृति दो तीन बार लिख दीजिए, क्योंकि ये आपको काफ़ी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम इसका उदाहरण भी देंगे ताकि आप उसे आसानी पूर्वक से आप समझ सके। हमारे जो चैनल का यही एक ये है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो अच्छा नहीं बल्कि कम रेट में बहुत ही अच्छा उनको ज्ञान मिले, और वो अच्छा नहीं बल्कि ग्रेजुएशन एक बार ही ज़िंदगी में होता है, तो वो सारे बच्चे 600 प्लस नंबर लाएं। ठीक है, अभी तो लाए हैं लेकिन हमारे अनुसार उतना नहीं लाए हैं, मुश्किल से हमको लग रहा है 30 से 35 स्टूडेंट ही ला पाए हैं। लेकिन हमारा ये है कि सारे बच्चे जितने भी बिहार के ऑल स्टूडेंट हैं सारे का मतलब 600 प्लस नंबर हो। ठीक है, इस प्रकार से आपको हम समझाएंगे कि सारे बच्चों का 600 प्लस नंबर आना आवश्यक ही है, और वो टारगेट लेके चले कि हमारा 600 प्लस नंबर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे, किंतु बाद में इसे प्रगतिशील बना दिया गया जिसका भार बड़े किसानों पर अधिक पड़ता था। अब हम देखते हैं यहाँ दो प्रकार का यहाँ पे कर का जिक्र किया गया है, हो सकता है आपने पहले नाम नहीं सुना हो, प्रतिगामी प्राकृतिक कर और जो दूसरा है प्रगतिशील कर जो है उसके बारे में ही हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रतिगामी प्राकृतिक कर क्या है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आपको हम बता दे रहे हैं। उदाहरण, यदि आपकी आय 10 लाख है तो कर की दर 30% होगी, और आपकी आय अगर 5 लाख तक है तो आपको कर की दर जो होगा वो 50% होगी। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर आप कम कमाते हैं तो मुझे ज़्यादा टैक्स दीजिए, और जो बंदा ज़्यादा कमाता है वो हमें क्या करेगा, वो कम टैक्स देगा। तो ये तो उल्टा हो गया है ना। तो वहीं यहाँ पे कहा गया है कि इसको बंद कर दिया गया। शुरू में कृषि कर प्रतिगामी प्रकृति था, किंतु बाद में इसे प्रगतिशील बना दिया गया। यानी ये जो प्रतिगामी कर था उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा हुआ। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं प्रगतिशील कर क्या होता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए, अगर आप क्वेश्चन को अच्छा तरीका से, उसका आंसर को अच्छा तरीका से समझ पाइएगा ना, तभी जाके आंसर वहाँ पे लिख पाइएगा, है ना। तो इसलिए हम आपको एकदम तोड़ के समझा रहे हैं ताकि आप एग्जाम में जब बैठे ना तो एकदम मक्खन की तरह लिख के आए, आपका थोड़ा सा भी पेन रुके नहीं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रगतिशील कर क्या होता है। तो प्रगतिशील कर वो होता है, अगर हम कह सकते हैं मोटा मोटी तौर पे कि इसका उल्टा होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। आय पर निर्भर कर जिसका कमीनी, यहाँ कमीनी होगा यानी इनकम आप सोर्स कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ कमीनी होगा, कमीनी ज़्यादा होगा उसका कर ज़्यादा लगेगा, जिसका जो मतलब इनकम कम रहेगा उसका कम टैक्स लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं रहेगा। यानी कहने का अर्थ है कि यानी जो जितना अधिक कमाएगा उसका उतना ही टैक्स लगेगा, और जो जितना कम कमाएगा तो उसका उतना ही लगेगा। जैसे सपोज डैट यहाँ मान लीजिए कि अगर ये 10 लाख रुपया व्यक्ति कमा रहा है तो उसको कितना टैक्स देना होगा, तो उसको जो है वहाँ पे आपको 50% टैक्स देना होगा। लेकिन अगर वही बंदा अगर 5 लाख रुपये कमा रहा है तो उसको कितना परसेंट टैक्स देना होगा, तो उसको मात्र 30% ही टैक्स देना पड़ेगा। यानी अपने इनकम के हिसाब से वो अपना टैक्स मतलब दे सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ही अच्छा नीति अपनाई गई है ना। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं, दूसरा जो नीति है उसको बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, औद्योगिक प्रशासन का विकेंद्रीयकरण। ठीक है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। असमारिक साम्यवाद की नीति के अंतर्गत औद्योगिक प्रशासन के अत्यधिक केंद्रीकरण के कारण औद्योगिक क्षेत्र में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। नई आर्थिक नीति का उद्देश्य औद्योगिक प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केवल विशाल स्तरीय और प्रमुख उद्योगों ही सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण में रखे गए। छोटे उद्योग का अंतर्राष्ट्रीयकरण करके उन्हें पुराने उद्यमियों को लौटा दिया गया। यानी कहने का अर्थ है जो बड़े बड़े उद्योग धंधे थे उसका जो नियंत्रण किसके हाथों में रखा गया, तो उसका जो स्वामित्व किसके हाथों में रखा गया, तो वो सरकारी यानी सरकार के द्वारा उनको नियंत्रित करने का अधिकार हो गया। और जो छोटे छोटे उद्योग थे तो उसको क्या किया गया, यानी अंतर्राष्ट्रीयकरण करके उन्हें पुराने उद्यमी को फिर से लौटा दिया गया। लेकिन जो बड़े बड़े वो थे मिल थे, फैक्ट्री थे, तो उनका स्वामित्व कौन था, यानी स्वामित्व को करने का अर्थ है मालिक कौन था, तो सरकार था। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद आगे हम देखते हैं, पूंजी कौशल एवं वैश्विक अनुभव जुटाने के उद्देश्य से विदेशियों को नए उद्यमों की स्थापना एवं संचालन हेतु आमंत्रित किया गया। सरकारी और निजी पूंजी के सहयोग से कुछ संयुक्त उपक्रम भी स्थापित किए गए। यानी कहने का अर्थ है कि
कि वहाँ की स्थिति सुधार करने के लिए यानी विदेशों के उद्यमी को बुलाया गया, यानी आमंत्रित किया गया कि आप आइए और हमारे देश में व्यापार कीजिए, आपको हमारे पूर्ण रूप से आपको सहयोग हम देंगे, ठीक है। और जैसे अभी मान लीजिए कि सपोज डेट मान लीजिए जैसे सैमसंग एक छोटा सा कंपनी नहीं है, ये बड़ी कंपनी है, एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं जैसे सैमसंग जो है वो कोरिया का ये है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, उत्तर कोरिया का मैन्युफैक्चरिंग होता है, यानी कंपनी उसका जो हेड है वहाँ पे है, लेकिन आज हमारे भारत में उसका स्मार्टफोन चलता है ना, बहुत सारा प्रोडक्ट है उस, जैसे मान लीजिए टीवी है ना, तो उसका यहाँ पे ये है। तो क्या कारण है, तो वो भी आप कह सकते हैं कि हमारी सरकार उनको बुलाई है और वहाँ पे ये अच्छा तरीका से अपना व्यापार कर रहे हैं, और व्यापार जब कर रहे हैं तो हमारी सरकार को क्या फ़ायदा हो रही है, तो हमारी सरकार को ये फ़ायदा हो रही है कि उनको टैक्स मिल रहा है, तो उनको भी एक लेखा से बहुत अच्छा इनकम हो जा रहा है। और जो विदेशी कंपनी है तो वो यहाँ पर व्यापार किए हैं तो उनको ऑलरेडी मुनाफा हो रहा है, यानी दोनों आदमी का मुनाफा ही मुनाफा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे यहाँ बात को जिक्र किया गया है, तो ये समझ गए। अब आगे हम देखते हैं, ये जो अगला जो नीति है वो है मौद्रिक सुधार, यानी जो पैसा का मौद्रिक सुधार था उसको भी सुधार किया गया। नवीन आर्थिक नीति के अंतर्गत मौद्रिक लेन देन पर आधारित बाजार व्यवस्था पुनः स्थापित की गई। यानी कहने का अर्थ है कि पहले जो था, यानी नवीन आर्थिक नीति के अंतर्गत जो लेन देन जो आधारित जो कह सकते हैं कि प्रणाली थी, यानी बाजार व्यवस्था थी, उसको मतलब थोड़ा सा उसको चेंज किया गया, जिसके उद्देश्य असमारिक साम्यवाद के दौरान अव्यवस्थित वित्तीय व्यवस्था को पुनर्गठित करना तथा मुद्रा का स्थिरीकरण करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य के द्वारा सहायता प्राप्त उद्योगों की संख्या घटा दी गई, अलाभकारी उपकरण बंद कर दिए गए, यानी जो मतलब कह सकते हैं कि वो अपना लाभ के योग्य नहीं है, उससे क्या किया गया, वो उस यंत्र को या फैक्ट्री को उसको बंद कर दिया गया, तथा स्थानीय बजटों को प्रादेशिक बजटों से अलग कर दिया गया। परंतु इन उपायों से संघ सरकार के बजट घाटे में कमी नहीं आई तथा उसे प्रतिवर्ष वृद्धिशील तथा मात्रा में पत्र मुद्रा जारी करनी पड़ी। इसमें कीमत स्तर पर भारी वृद्धि हुई। सरकार 1921 से 22 में 2 बार मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ा। 1924 में पुरानी मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा प्रचलित की गई, जिससे स्थिति में सुधार हुआ। यानी कहने का अर्थ है सरकार को जो मुद्रा छापने की आवश्यकता कितनी बार पड़ी, तो वो 2 बार, और वो 2 बार जब छापनी पड़ी तो वो क्या छापनी पड़ी, क्योंकि वो पैसा को चेंज कर दिया। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि अभी आपने भारत में देखा, अपनी आंखों से देखा है कि 500 का जो पुराना नोट था और 1000 का जो पुराना नोट था उसे बंद कर दिया गया और फिर से न्यू 500 का नोट जारी किया गया। कारण क्या था कि वहाँ पे जो हमारा पैसा बदलने का मुख्य उद्देश्य था हमारी सरकार को, उसे काला धन को वापस लाने का था, लेकिन वो हमारी सरकार जो थी असफल हुई। काले धन वापस नहीं आया, फिर भी कुछ परसेंट, मतलब इतना कहने के बाद भी 2% काला धन हमारे भारत में आया, ठीक है। तो उसी प्रकार से उन्होंने लोग ने भी ऐसा ही नियम किया, यानी 1924 में पुरानी मुद्रा का स्थान पर क्या किया, नई मुद्रा को प्रचलित किया, यानी नई मुद्रा को मतलब लाया, ठीक है, जिससे स्थिति में सुधार हुआ, ठीक। अब हम देखते हैं अगला जो पॉइंट है, आंतरिक व्यापार को पुनर्जीवन, यानी असमारिक साम्यवाद की नीति से रूस का आंतरिक व्यापार लगभग समाप्त हो गया था। नई आर्थिक नीति के अंतर्गत इसे 3 उपायों से पुनर्जीवित किया गया। यानी कहने का अर्थ है कि शुरू में जो नियम लगाया गया था तो उस आधार पे वो एकदम, मतलब जो रूस से व्यापार था उसे एकदम समाप्त हो गया, लेकिन ये जो नया मिश्रित आर्थिक जो नीति अपनाई गई थी, ठीक है, तो उस नीति से अपनाई गई थी, तो वो पुनर्जीवित, यानी फिर से वो रूसी जो लोग थे वो यहाँ पे मतलब जहाँ ये है वो यहाँ पे आके व्यापार, निजी व्यापारियों, यानी निजी व्यापारियों को क्या कहा जाता था, तो उनको निपमेन के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। निजी व्यापारियों के विकास के द्वारा सहकारी समितियों को सहायता देकर तथा सिंडिकेटों का निर्माण के द्वारा फुटकर व्यापार के क्षेत्र में निपमेन नामक गैर सरकारी व्यापारी का आविर्भाव हुआ। 1924 में 75% फुटकर व्यापार तथा 20% थोक व्यापार का संचालन निजी व्यापारी कर रहे थे, लेकिन 1923 के बाद राजकीय एवं सहकारी संस्थाओं ने व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश किया तथा धीरे धीरे उनका जाल बिछ गया, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आप लोगों ने समझ लिए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं 5वां जो टॉपिक है उसके बारे में हम लेते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है, तो इसे आप एकदम हल्का में नहीं लीजिएगा, ठीक है।
अगला हमारा जो टॉपिक है अन्य नीतिगत परिवर्तन, तथा अब देखते हैं ये सारे परिवर्तन तो हम लोगों ने देख लिया, अब और कौन कौन से परिवर्तन हुए उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ठीक है, नवीन आर्थिक नीति के अंतर्गत असामरिक साम्यवाद के दौरान बैंकों में व्यक्तिगत जमा राशियों पर लगे सभी प्रकार के प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए। यानी कहने का अर्थ है कि उस समय जितने भी बैंकों में व्यक्तिगत जो धन राशि थी उस पर लगे सभी प्रकार के यानी टैक्स को वो क्या किए, वो समाप्त कर दिए। ठीक है, तथा प्रतिबंधों को भी समाप्त कर दिए। जैसे मान लीजिए प्रतिबंध कहने का अर्थ ये है कि आप बैंक में अगर पैसा, अगर आप 50 लाख एक बाइक अगर आप जाते हैं तो आपसे बैंक वाला सीधे पूछेंगे 50 लाख रुपए आप कहाँ से लाएं, आपको ये पैसा कहाँ से मिला, है ना। बहुत सारे वो नियम आपसे कहेंगे कि इस पे जीएसटी टैक्स लगेगा, ये आपका ये अगर इतना है तो आपको पास ये होना चाहिए, इसका मतलब ब्यौरा दीजिए। ठीक है, तो ये सारे जो प्रतिबंध थे वो सारे प्रतिबंध को हटा दिया गया। यानी अब आप पैसा आप रख सकते हैं, आपसे कोई भी आपसे सवाल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यही ये भी सुधार किया गया। ठीक है, निजी व्यक्तियों की बैंक में बैंक जमाओं को करों से मुक्त कर दिया गया तथा सरकारी ऋण पत्रों और विदेशी मुद्राओं के क्रय विक्रय हेतु व्यावसायिक केंद्रों में वित्तीय एक्सचेंज खोले गए। यानी जितने आदमी निजी व्यक्ति पर मतलब कर थे, ठीक है, बैंक का, ठीक है, जमाओं पर जो कर थे उसे बैंक क्या किया, उसे मुक्त कर दिया। ठीक है, जो विदेशी मुद्रा थे उसे क्रय और विक्रय हेतु व्यावसायिक केंद्र में वित्तीय एक्सचेंज भी उसे खोल दिया गया ताकि वो विदेश का जो पैसा है हमारे देश में है उसे एक्सचेंज भी कर सके और उसे अपना इनकम को भी थोड़ा इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, रेलवे, डाक, तार, गैस, विद्युत, जल आदि सेवाओं के लिए मूल्य चुकाने की व्यवस्था की गई। 1921 में करों की पारस्परिक प्रणाली अपनाई गई। औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर पुनः कारोपण किया गया। सरकारी बजट में राजकीय संस्थाओं को बाहर कर दिया गया। वस्तुतः नवीन आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप रूस में जिस प्रकार की आर्थिक प्रणाली विकसित हुई वह संक्रमणकालीन मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। इससे पूंजीवादी और समाजवादी दोनों प्रकार की आर्थिक प्रणाली के लक्षण विद्यमान थे, परंतु इस नीति के आर्थिक परिणाम अत्यंत भयावह सिद्ध हुआ। असामरिक साम्यवाद के विनाश ने सिद्ध कर दिया कि पूंजीवादी व्यवस्था में समाजवादी व्यवस्था में संक्रमण किसके लिए स्थानगत ढांचे में परिवर्तन आवश्यक होता है। धीरे धीरे यह संभव है। लेनिन ने स्वीकार किया था कि हम किसानों और श्रमिकों के ऊपर उत्पादक शक्तियों की विभिन्नता और विनाश, अत्यधिक थकावट और बलहीनता की ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां कुछ समय के लिए सभी विचारों को वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने के मौलिक विचारों के अधीन कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये किसका जो नियम था, तो वो ये लेनिन ने कहा था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे हम देख लेते हैं। अब इसका थोड़ा सा निष्कर्ष हम देख लेते हैं। नवीन आर्थिक नीति इस मौलिक विचारों को सरकार रूप प्रदान करने का प्रयास थी। इसलिए नवीन आर्थिक नीति के अंतर्गत असंख्य छोटे छोटे औद्योगिक उपक्रमों का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया। कृषि एवं उद्योग के बीच विनिमय व्यवस्था पुनः स्थापित की गई तथा फुटकर व्यापार के क्षेत्र में निजी व्यापारियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई। आर्थिक प्रणाली में पूंजीवादी तत्वों को स्थान देने के बावजूद सोवियत सरकार अंततः समाजवादी तत्वों को ही विजय बनाना चाहती थी। इसलिए नवीन आर्थिक नीति के अंतर्गत पूंजीवादी शक्तियों को नियंत्रित एवं संयोजित प्रयोग सम्मिलित था। तो आप लोगों ने ये प्रश्न को अच्छा तरीके से समझ लिया है या तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए ऑल इन चौरस 7। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं फटाफट कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, टेक केयर, बाय।